दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की सीरीज़ लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन हो चुके थे प्रीवियस ईयर के। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 200 क्वेश्चन है इसमें। तो पॉलिटी की सीरीज करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी आपकी, वो 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं। तो जो आपकी संघ सूची है उसमें मूल रूप से आपके 97 विषय थे। इसको थोड़ा चेक कर लेना, अगर चेंज हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अभी कितने हैं, ठीक है। आई थिंक शायद 100 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। फिलहाल इस बुकलेट में आंसर 97 दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद से प्रभावित है। तो जो आपका भारतीय संघवाद है वो आपका कनाडा के संघवाद से प्रभावित है, क्योंकि हमने संघीय मॉडल जो है हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। क्योंकि कनाडा को जो संघीय मॉडल था वो काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए हमने कनाडा से जो है अपना संघीय मॉडल लिया है। तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा के संघवाद से प्रभावित हो जाता है। कमेंट कीजिएगा कि हमने फ्रांस से क्या लिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो आपकी न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपका, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने यूएसए से ली है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, ठीक है, और हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है संवर्धित सूची ली है। केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज़ ली है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। कनाडा से हमने लिया है संघीय मॉडल, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और यूएसए से हमने लिया है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा हमने यूएसए से ली है। उसके अलावा हमने प्रस्तावना भी ली है यूएसए से। और उसके अलावा हमने मौलिक अधिकार लिया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाती है आपकी, संविधान की सर्वोच्चता हो जाती है, उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है, वित्तीय आपात हो जाता है, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने यूएसए से ही लिया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ही ली है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने यूएसए से ली है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान आपका हो जाता है वो भारत का संविधान है, ठीक है। ये भारत के संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान के में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत है वो आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मूलभूत जो अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। रूस से हमने लिए हैं। तो रूस से हमने क्या लिए हैं, रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो आपकी प्रस्तावना या उद्देशिका होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व तो शामिल किया गया है। तो ये हमने ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। जो 42वां आपका संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। तो इनमें से एक शब्द हमने नहीं जोड़ा था। तो कूटनिरपेक्ष हमने नहीं जोड़ा था। उसके अलावा हमने धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था। समाजवादी और एकता और अखंडता को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा था। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपका जो रूस है, रूस से हमने जो है मौलिक कर्तव्य लिए हैं अपने भारतीय संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा है। तो जो भारतीय संविधान हो जाएगा, इस पर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ से 250 अनुच्छेद लिए हैं, ठीक है। 250 आर्टिकल हमने लगभग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से हमने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना ली है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपनाए गए गणतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो हमने गणतंत्र है ये हमने फ्रांस से लिया है। भारतीय संविधान में अपनाया गया जो गणतंत्र है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है।
अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, जो तो हमारा संविधान था जब प्रारंभ में बना था, तो हमने उस टाइम पे जो है 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। उसके बाद हमने 44वां संविधान संशोधन किया शायद, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1978 में हुआ था। इसके तहत हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया था और उसको हमने आर्टिकल 300A के तहत अलग से कानूनी अधिकार के तहत शामिल कर दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदयात्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी वो आर्टिकल 19 के तहत ही उसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला आपका प्रश्न है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपका एक विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, जो आर्टिकल 300A के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश हमने 1976 में किया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने 1976 में इन मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा था। अगला आपका प्रश्न है कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है। तो जो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार है वो आपके राष्ट्रपति के पास हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो जो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है वो आपका आर्टिकल 51 क यानी 51A जो आपका होगा वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उन पर संसद जो है यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका समता का अधिकार प्रावधान किया गया है वो आपका आर्टिकल 14 में जो है वो समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो आपका जो मूल अधिकार नहीं है वो आपका सूचना का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार यहाँ पर नहीं है। बाकी आपका शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार और भाषण का अधिकार आपका मूल अधिकार में शामिल हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है। ठीक है, का प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 से 20 के बीच कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो आपके 25 से 30 हैं, 25 से 30 आपके उनके बीच आपका किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 30 जो आर्टिकल है उनके बीच में आ जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या से स्थापित किया गया है। तो जो आपका निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में है। ठीक है, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या में स्थापित किया गया है। तो आर्टिकल 19 में आपका दिया गया है निजता का अधिकार। अगला आपका प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो जो आपके मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन की शक्ति आपको संसद को जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त होती है। तो जो आपके नीति निदेशक तत्व होते हैं, नीति निदेशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जो आपके सूचना का अधिकार है वो आपके जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका काम का अधिकार हो जाता है और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आपके डीपीएसपी में शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी आपका मौलिक कर्तव्य में आम भाईचारे की भावना का उजागर करना हो जाएगा, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना हो जाएगा, और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा नागरिकों के कौन से अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो हमारे नागरिक हैं उनके जो है सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो समान नागरिक संहिता आपकी कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 44 में आपकी समान नागरिक संहिता आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 40 में किस निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 40 में आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों का वर्णन जो है आपका ग्राम पंचायतों का गठन है वो आपका आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपकी आर्टिकल नंबर 51 से संबंधित हो जाती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 51A यानी 51 क में जो आपके मूल कर्तव्य शामिल हो जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके चौथे भाग में उल्लेखित की गई हैं। ठीक है, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया डीपीएसपी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी। ठीक है, अब ये समाप्त हो चुका है तो ये क्वेश्चन अब आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों के लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी जो 14 होते हैं उन 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपना पद संभालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आपके रहे थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है। ठीक है, इसमें एक कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब विवाद हो जाता है, यानी कि कोई विवादों का हो जाता है, विवाद वगैरह, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन करेगा। तो उसका आपका फाइनल डिसीजन जो है वो उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित न्याय निर्णय का उच्चतम न्यायालय फाइनल डिसीजन करता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो बुलाने की बात हो रही है तो संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जो आपकी आर्टिकल 61 में हो जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपके 3 प्रकार के आपात अधिकार है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की वीटो की बात की जा रही है, जो आपकी आर्टिकल 111 में है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो है, इसमें पॉकेट वीटो है और सस्पेंशन वीटो है। 3 वीटो इसमें आपके आ जाती हैं, ठीक है। एक एब्सोल्यूट वीटो है, एक पॉकेट वीटो है और एक सस्पेंशन वीटो है आपकी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है आप ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो आपका वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में आ जाता है, ठीक है। 280 में आपका वित्त आयोग आ जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला आपका प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है इसमें मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है, वो पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, यानी किस में रखा जा सकता है वो, तो केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, जिन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। कौन सा वो उपराष्ट्रपति था जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तो पद पर रहते हुए आपकी जो कृष्णकांत हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो मंत्रिपरिषद आपका जो है मंत्रिपरिषद आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है वो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग देना है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनको विभाग आवंटित करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने विभागों पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो आर्टिकल 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये फिक्स किया गया था कि जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही होगी, ठीक है। और ये आपका संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 2003 में हुआ था, ठीक है। 2003 में हुआ था। इसके तहत ये फिक्स किया गया था कि या तो 15% होगी और कम से कम इसमें 12 मंत्री हो सकते हैं, या तो 15% होगी और कोई छोटा स्टेट है तो वहाँ 12 होगी मिनिमम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो जो आपकी राज्यसभा है वो धन विधेयक पर अपनी अनुमति केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, ठीक है। देखिए जो राज्यसभा होती है उसको धन विधेयक जब लोकसभा पास करके राज्यसभा में धन विधेयक जाता है तो राज्यसभा जो है 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकती है अपने हिसाब से। राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है केवल, जैसे लोकसभा ने भेजा तो राज्यसभा सिर्फ ये कह सकती है कि आप इसमें चेंजेस वगैरह कर लीजिए, तो वो लोकसभा की मर्जी है वो करे या ना करे, ठीक है। तो इसमें
राज्यसभा कुछ नहीं करती है अपनी तरफ से। अगला आपका प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। तो जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसमें जो आपकी गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है गणपूर्ति मानी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इतने मेंबर होंगे तभी आप लोकसभा और राज्यसभा की बैठक करेंगे, अन्यथा अगर इतने मेंबर आपके नहीं होते हैं तो आपकी इनकी बैठकें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 मेंबर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी इसका आंसर हो जाएगा, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला आपका प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला आपका प्रश्न है कि कोई भी धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई जो आपका धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक आपका। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि कोई संसद सदस्य कितनी अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। तो 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है आपकी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो इसका निर्णय जो आपका लोकसभा का स्पीकर यानी जो अध्यक्ष आपका होगा वो ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जी वी मावलंकर आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका होता है वो आपका महान्यायवादी होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद दिया गया है, और महान्यायवादी की तरह ही क्योंकि ये सेंटर में होता है, स्टेट में आपका होता है महाधिवक्ता। ठीक है, स्टेट में आपका महाधिवक्ता हो जाएगा आर्टिकल 165 के तहत। जैसे स्टेट में महाधिवक्ता होता है वैसे ही सेंटर में आपका महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी की क्वेश्चन है, 114 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसमें अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक और वीडियो आएगी कल इसकी। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाए जाएंगे, एक एक सेट जो है सब करा दूंगा इसके। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।